जैसा कि इस पाठ का नाम है वंशागत एवं विभिन्नता के सिद्धांत। तो पहले हम देखते हैं कि इस पाठों में हम अध्ययन क्या करेंगे। इस पाठ में हम वंशानुगत के विषय में, जो वंशानुगत के लक्षण हैं, वह लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाते हैं, इन्हीं के विषय में हम इन पाठ के विषय में पढ़ेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं वंशागत क्या है। वंशागत बच्चों आनुवंशिकीय लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाना ही वंशानुगति होता है। आनुवंशिकीय लक्षणों का इसका क्या मतलब है, अर्थात माता पिता की लंबाई, उनके त्वचा का रंग, उनके आँख की बनावट, नाक की बनावट, यह सभी गुण जब उनके बच्चों में जाते हैं तो इसी को ही हम वंशानुगति कहते हैं। और हम कहते हैं कि सर आपकी हाइट आपके माता को पड़ी है, इस तरह से। तो यही है आपकी वंशानुगति। अब हम दूसरी चीज़ों पर पहुँचते हैं, जो आपका इस पाठ में जो दूसरी चीज़ें हैं, विभिन्नता। यह विभिन्नता क्या है बच्चों, ध्यान रखिए। विभिन्नता माता पिता के भिन्न भिन्न समयों में उत्पन्न संतानों के बीच जो अंतर होता है उन्हें ही हम विभिन्नता कहते हैं। भाई बहनों या दो भाई हो, मान लीजिए उनमें 90% समानता हो, लेकिन 10% ऐसा होगा जो इसमें विभिन्नता होगा, उनमें अंतर होगा। इन्हीं को ही हम लोग विभिन्नता कहते हैं। इस विभिन्नता में जुड़वा बच्चे नहीं होते, क्योंकि जुड़वा बच्चे जो है वह एक अलग, एक विशिष्ट कैटेगरी में रखा गया है, वह इस विभिन्नता में नहीं आते। क्योंकि ध्यान दीजिए, हमने कहा था कि माता पिता के भिन्न भिन्न समयों में उत्पन्न संतानों में और जुड़वा बच्चों में एक ही समय में वह जुड़वा बच्चे होते हैं। उनके विषय में हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे। अभी हम विभिन्नता के विषय में अध्ययन करते हैं। तो बच्चों यह जो विभिन्नता है, विभिन्नता बच्चों दो प्रकार का होता है। एक होता है दैहिक विभिन्नता और एक होता है जननीय विभिन्नता। और यह दैहिक विभिन्नता क्या है बच्चों, यह फिजिकल है और शरीर के आधार पर उनकी लंबाई, ठीक है, उनके त्वचा का रंग आदि के आधार पर जो उसमें अंतर होता है उसे हम जो है दैहिक विभिन्नता कहते हैं। और जननीय विभिन्नता क्या है, लिंग के आधार पर, अर्थात लड़का और लड़की, यह जो अंतर होता है इसको हम जननीय विभिन्नता कहते हैं। और आपके सिलेबस में और बोर्ड के एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है, अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि विभिन्नता किस जनन अंग में पाया जाता है। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि विभिन्नता किस जनन अंगों में पाया जाता है। तो हमें पता है कि जो आपका जनन है, लैंगिक जनन है, वह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन बच्चों, ये जो जनन है, मुख्यतः अगर जनन जो देखा जाए उस तरह से तो ये 3 प्रकार का होता है। कायिक जनन होता है, लैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है। लेकिन मुख्य रूप से जो है यहाँ दो ही जो है जनन होते हैं, एक लैंगिक जनन, दूसरा अलैंगिक जनन। और जिसके विषय में हम पाठ 1, 2, 3 इन सभी पाठों में हम इनको पढ़ लिया है। तो फिलहाल अभी हम देख लेते हैं जो लैंगिक जनन है। लैंगिक जनन में दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है, अर्थात नर और मादा। यह है आपका नर और यहाँ पर है मादा। नर मादा। बच्चों लैंगिक जनन के लिए दो विपरीत लिंगों की आवश्यकता होती है।
और एक है नर और दूसरा है मादा। नर से बनता है नर युग्मक, नर से बनता है नर युग्मक, और मादा से बनता है मादा युग्मक। जब नर युग्मक मादा युग्मक एक दूसरे से संनिहित होते हैं अर्थात एक दूसरे से फ्यूज करते हैं तो इनसे बनता है युग्मनज। इनसे बनता है युग्मनज, और इसी युग्मनज को हम लोग जाइगोट भी कहते हैं। और यही युग्मनज आगे चलकर भ्रूण का निर्माण होता है, और इसी भ्रूण से नया संतान। इस तरह से यह लैंगिक जनन की क्रिया प्रारंभ होती है। और आपको पता है बच्चों कि नर और मादा दोनों में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और बच्चों मैं आपको यह भी बता चुका हूँ कि शरीर के अंदर, आपके शरीर के अंदर कोशिकाओं का जितना विभाजन होता है सभी विभाजनों में समसूत्रीय विभाजन होता है। लेकिन यही एक ऐसा विभाजन है जिसमें अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। अर्धसूत्रीय विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। तो यहाँ नर और मादा दोनों में गुणसूत्रों की संख्या 46 है। इनका अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। अर्धसूत्रीय विभाजन के दौरान ही नर से नर युग्मक बनता है, और इस नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या होती है 43। उसी तरह से इस मादा युग्मक में भी इनके गुणसूत्रों की संख्या होती है 43। अब ये 23 नहीं सर, 23। यह 23 और 23 एक दूसरे से संयुक्त होकर 46 गुणसूत्र बनाते हैं। एक चीज और ध्यान दीजिए, यहाँ एक शब्द आता है डीएनए। यह डीएनए क्या होता है इसके विषय में हम विस्तार से पढ़ेंगे। इस डीएनए के विषय में, यह डीएनए माइक्रोसोम में पाया जाता है, और डीएनए के आधार पर ही शरीर का आकार निर्धारित होता है। अर्थात इस डीएनए में जिस तरह की सूचना होगी वह डीएनए उस तरह से आपके शरीर का आकार बनाएगा। यदि डीएनए में सूचना है कि आपके शरीर का आकार लंबा हो, आंख लंबी हो, तो इस तरह की जो है आपके शरीर का आकार बनेगा। अर्थात जिस तरह की सूचनाएं आपकी इस डीएनए में संचित होगा उसी तरह से शरीर का आकार निर्धारित होगा। कहने का मतलब शरीर का आकार इस डीएनए पर निर्भर होता है। और इस डीएनए के विषय में हम विस्तार से पाठ 6 में अध्ययन करेंगे। तो और सभी मनुष्यों का डीएनए भिन्न भिन्न होता है। हमारी इतनी जनसंख्या है विश्व की, लेकिन किसी भी दो मनुष्यों की डीएनए समान नहीं होती है। डीएनए भिन्न भिन्न होती है। और इस नर का डीएनए, इस मादा का डीएनए, और जब इन दोनों के संलयन से जो नया संतान बना उसका डीएनए इन अपने माता पिता के डीएनए से भिन्न होता है, अलग अलग होता है। क्योंकि ये जो संतान है, इनके संतान में इनके पिता के भी गुण होते हैं, इनके माता के भी गुण होते हैं। अर्थात इनके संतान अपने माता पिता से भिन्न होते हैं। इसलिए लैंगिक अंग में विभिन्नता पाया जाता है। अब आगे देखते हैं, अलैंगिक जनन में विभिन्नता पाया जाता है या नहीं पाया जाता है, उसके विषय में।
अलैंगिक जनन। और हम पढ़ चुके हैं कि जो अलैंगिक जनन होता है इसमें एक जनक होता है, अर्थात इसमें दो विपरीत लिंगों की आवश्यकता नहीं होती है। और इसका उदाहरण हम आपको बता दिए हैं, अमीषा है, पैरामीशियम है आदि। चलिए मान लीजिए हम अमीबा को मान लेते हैं, यह अमीबा है। अमीबा का कोई आकार नहीं होता, ठीक है, कोई भी आकार वो ले सकता है। तो यह अमीबा है और इससे जो है इनकी संतान यह डीएनए है इसका, और इसका भी डीएनए है ये। और आपको पता है कि जो अमीबा होता है वह बीज से विभाजित होकर दो नए संतान का निर्माण करता है। हम पढ़ चुके हैं इसके विषय में। और यह आपका अमीबा है, और अमीबा की इस डीएनए में यह सूचना है इसमें कि इसका आकार कुगोल होगा, ठीक। और इससे जो इनके संतान उत्पन्न हुए, इन दोनों के डीएनए में भी वही सूचना है जो इसमें है। इसलिए इसमें यह सूचना है कि इनका आकार गोल होगा, इसलिए इसमें भी वही सूचना है कि इनका आकार गोल होगा और इनका आकार गोल होगा। अर्थात यह दोनों संतान अपने पिता के संतान, अर्थात यह पिता सब, इन तीनों में बिल्कुल समानता होती है, हूबहू समान होते हैं एक दूसरे के। इसलिए इनके जो संतान है वह क्लोन कहलाते हैं, बिल्कुल समान होते हैं, इसमें कोई भी विभिन्नता, ठीक है, नहीं होता है। इसलिए अलैंगिक जनन में विभिन्नता नहीं होता है। जो आपसे प्रश्न यह किया गया था कि विभिन्नता किस जनन अंग में होता है, तो शायद अब स्पष्ट हो गया होगा आप लोगों को कि जो है विभिन्नता लैंगिक जनन में होता है, अलैंगिक जनन में नहीं होता। चलिए आगे। अब हम अध्ययन करेंगे आनुवंशिकी। आनुवंशिकी क्या बच्चों? आनुवंशिकी वंशागत और विभिन्नता के अध्ययन को ही आनुवंशिकीय कहते हैं। ठीक है बच्चों, सरल परिभाषा है इसकी। आनुवंशिकी किसे कहते हैं? वंशानुगत और विभिन्नता के अध्ययन को ही हम आनुवंशिकी कहते हैं। अब आनुवंशिकी के विषय में विस्तार से हम पढ़ते हैं कि आनुवंशिकी का जनक किसे कहते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, आप लोग जो है कक्षा 10 में इसको पढ़े होंगे कि आनुवंशिकी का जनक कौन था। तो आनुवंशिकी का जनक गीगर जान मेंडल। आनुवंशिकी का जनक जो है गीगर जान मेंडल को कहा जाता है। ठीक है, इनका जन्म 28 जुलाई 1822 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म 28 जुलाई 1822 में हुआ था। 22 जुलाई 1822 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर इनका जन्म हुआ था? इनका जन्म जर्मनी में सिलिसिया जो है ग्राम में इनका जन्म हुआ था। ठीक, तो इसमें यह भी पूछता है कि मेंडल ने अपना प्रयोग किन पौधों पर किया। तो इन्होंने अपना प्रयोग
उद्यान मटर, उद्यान मटर पर किया। ठीक, एक अध्ययन मंडल अपना प्रयोग जो है उद्यान मटर पर किया और 7 सालों तक, और यह 7 सालों तक प्रयोग किया, 7 सालों तक, अर्थात यह 1856 से लेकर 1863 तक यह प्रयोग किया। और अंतिम में इन्होंने जो निष्कर्ष के बाद जो अपना शीर्षक इन्होंने बनाया, निष्कर्ष जो निकला इनके प्रयोग का, उन्होंने एक्सपेरिमेंट इन प्लांट ये इनका शीर्षक था। इन्होंने जो 7 सालों तक जो अपना निष्कर्ष किया, जो प्रयोग किया, जो निष्कर्ष निकाला, एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन में, शीर्षक में इन्होंने प्रकाशित किया। यह उनके निष्कर्ष का ये शीर्षक था, ठीक है, और इन्होंने इसको प्रकाशित किया। मेंडल के समय उनके सिद्धांत को समकालीन वैज्ञानिकों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया, लेकिन इनके मरने के बाद वैज्ञानिकों ने जब इस पर पुनः अन्वेषण हुआ, रिसर्च हुआ, तो उन्होंने बताया कि मेंडल ने जो प्रयोग किए हैं वह 100% सही है। चलिए, यहीं से एक प्रश्न और बनता है कि समकालीन वैज्ञानिकों ने मेंडल का जो प्रयोग था, जो रिसर्च था, उसको क्यों अस्वीकार कर दिया, क्यों स्वीकार नहीं किया गया? उसका कारण हम जानते हैं कि मेंडल के प्रयोग को क्यों अस्वीकार कर दिया गया। इसके कारण हम उसके कारण को जानते हैं, उसके कारण को हम पढ़ते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लें। यहाँ पे अनुवांशिकी के जनक कौन थे? जेगर जॉन मेंडल। इनका जन्म कब हुआ था? 22 जुलाई 1882। ठीक है, कहाँ पे? जर्मनी, सिलिसिया नामक ग्राम। ठीक है, प्रयोग उद्यान मटर पर, अर्थात मटर पर ही इन्होंने अपना प्रयोग किया। ठीक है, कितने सालों तक? 7 सालों तक, 1856 से लेकर 1853 तक। ठीक है, इनका शीर्षक एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन में इन्होंने किया। चलिए, हम कारण देखते हैं। इनका कारण क्या कारण था जो इनके सिद्धांत को, इनके प्रयोगों को समकालीन वैज्ञानिकों ने अस्वीकार कर दिया? इसका पहला कारण था कि उन्होंने अपना शीर्षक, अर्थात अपना जो उनका प्रयोग था, ठीक है, उस प्रयोग को एक लोकल पत्रिका में प्रकाशित किया, और उस लोकल पत्रिका को उस समय के वैज्ञानिक उस पत्रिका को नहीं पढ़ते थे, अर्थात जिसके कारण मेंडल का जो प्रयोग था उसका प्रचार और प्रसार नहीं हो सका। पहला कारण। दूसरा, इन्होंने अपने प्रयोग में सांख्यिकी का प्रयोग किया। सांख्यिकी क्या है? गणित से संबंधित है। बायोलॉजी और मैथ दोनों का 36 का आंकड़ा है, इसलिए जीव विज्ञान के वैज्ञानिकों ने इनके इस सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। तीसरा कारण, जो मेंडल का प्रयोग था समकालीन वैज्ञानिकों की समझ के परे था। इन 3 कारण हैं जिसके कारण उस समय मेंडल के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है प्रश्न आता है आपके सिलेबस में कि मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का प्रयोग किया? तो आपको पता है कि मटर का प्रयोग किया।
ये भी प्रश्न पूछा जाता है, बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाता है। तो मटर का प्रयोग किया, मटर में उद्यान मटर का प्रयोग नहीं किया। अब यहाँ से दूसरा भी प्रश्न जो है पूछा जाता है कि क्यों मेंडल ने मटर के पौधों को ही प्रयोग किया। तो मेंडल ने मटर के पौधों का अपने प्रयोग में क्यों प्रयोग किया, इसके 5 कारण हैं। इन कारणों के विषय में हम अध्ययन करते हैं। पहला कारण, जो मटर का पौधा है यह 1 वर्षीय पौधा है। 1 वर्षीय पौधा, एक वर्षीय पौधा, ठीक है। और इस पौधे को बगीचे में आसानी से उगाया जा सकता है। ठीक है। जो मटर का पौधा है वह 1 वर्षीय पौधा है। 1 वर्षीय पौधा का मतलब 1 साल में ही उसमें फूल आ जाते हैं, फल आ जाते हैं, बीज आ जाता है, ठीक है। और उसको बगीचे में आसानी से उगाया जा सकता है, ठीक है। जो मंडल थे वह पादरी थे, ठीक है, और उसने अपने बगीचों में, ठीक है, इस मटर के पौधे को उगाया था। दूसरा, जो मटर के पौधे का लक्षण है वह उनका लक्षण विपर्यासी स्वरूप है। विपर्यासी, विपर्यासी, यह विपर्यासी क्या है? विपर्यासी का मतलब होता है विकल्प। जैसे यदि कोई लंबा पौधा है, कोई लंबा पौधा है, तो इस लंबा पौधा का भी एक और विकल्प होना चाहिए। एक लंबा पौधा है तो दूसरा बॉल। यदि मटर जो है वह मटर जो आपका आकार है वह गोल है, तो इसका भी एक विकल्प है झुर्रीदार। झुर्रीदार। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो मटर का पौधा है उनके जो है अलग अलग विकल्प मौजूद हैं, जो अन्य पौधों में ऐसा विकल्प नहीं मिलेगा, जिसे वो प्रयोग अपना आसानी से कर सकते हैं। इसलिए इन्होंने दूसरा कारण जो मटर के पौधों को उन्होंने चुना। तीसरा, मटर का पौधा उभयलिंगी होता है। उभयलिंगी, यह उभयलिंगी क्या होता है? उभयलिंगी जिसमें नर, ठीक है, और मादा दोनों पाया जाता है। अर्थात जो आपका मटर का पौधा है उस मटर के पौधे में, ठीक है, नर और मादा दोनों के युग्मक मौजूद होते हैं, जिसके कारण यह तीसरा कारण है जो इन्होंने इनका प्रयोग किया। ठीक, चलिए चौथा कारण है चौथा है अनेक बीज। जो मटर के पौधे हैं उसमें अनेक बीज होते हैं। जब अनेक बीज होंगे तो उस पर हम अनेक प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने यह चौथा कारण है जो मटर को पौधों को लिया। अंतिम, स्वपरागण और परपरागण। मटर के पौधों में स्वपरागण और परपरागण दोनों होता है, इसलिए उन्होंने मटर के पौधों को लिया। और यह स्वपरागण और परपरागण क्या है, यह हम पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। स्वपरागण और परपरागण क्या होता है? स्वपरागण क्या है, ध्यान दीजिए बच्चों, हम इसका अध्ययन कर चुके हैं।
हम अध्ययन कर चुके हैं बच्चों इसका। ठीक, और ये ध्यान रखिए, यह जो आपका है ये पुष्प का नर भाग है और ये पुष्प का मादा भाग है। ठीक, और स्वपरागण और परपरागण क्या है कि यह जो आपका नर भाग है, नर भाग में यह पराग कोश है और इस पराग कोश में छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जिसको हम पराग कण कहते हैं। इस पराग कणों का निकल कर वर्तिकाग्र पर पहुँचने की घटना को ही परागण कहते हैं। और जो बिना माध्यम का होता है, स्वतः होता है, प्राकृतिक रूप से होता है, उसे ही हम स्वपरागण कहते हैं। परपरागण क्या होता है? परपरागण वह परागण होता है जो परागकोश से परागकण का वर्तिकाग्र पर पहुंचने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे हवा, जल, कीट, पतंगे। ठीक है, तो उसे हम परपरागण कहते हैं। और ये मटर के पौधों में दोनों होता है। जो स्वपरागण होता है वो प्राकृतिक रूप से होता है। इन 5 कारणों से मंडली अपनी प्रयोग में मटर के पौधों का प्रयोग